हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्सेटाइल स्टडी एंड व्लॉग्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन अप्रोच को। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में जो आपके स्ट्राइक, लॉकआउट्स और घेराव है, इसे ऑलरेडी डिस्कस किया है। बट ये अप्रोच से हमारे पास पिछली बार 2 से 3 क्वेश्चंस, अराउंड 2 क्वेश्चंस आए थे 2017 में। तो आज हमारे लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम्स की बात करें, EPFO 2017 में भी आया हुआ है। एंड अगर आप नेट का एग्ज़ाम्स देते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे तो हमेशा ही क्वेश्चन बनता है। इसके साथ MT के HR एंड पर्सनल जो डिपार्टमेंट होता है उसमें भी ये टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बेसिक समझ लेते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है। देखिए, क्या होता है कि इंडस्ट्री में 3 लोग होते हैं। मैं बेसिक एक ओवरव्यू दे देती हूँ। 3 होते हैं। एक होते हैं एम्प्लॉयर, ठीक है। एक होता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर वो जो नौकरी देता है, एम्प्लॉय जो नौकरी कर रहे हैं, आप जिसके लिए काम कर रहे हो। और एक होती है ट्रेड यूनियन, मतलब ये होती है। कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट्स होते हैं। तो ये देखिए, ये सारे क्या होते हैं, ये आपस में एक एजेंट की तरह होते हैं। आपके एक इंडस्ट्री में ये एजेंट, ये सारे ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एम्प्लॉयर क्या करता है, जॉब देता है। उसकी उसकी जो ड्यूटीज़ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं टूवर्ड्स इंडस्ट्री की, वो ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग करता है। अदर उसके फंक्शंस होते हैं, ठीक है। वो प्रॉपर एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे, या सारा डिसाइड करना कि क्या जॉब प्रोफाइल होगी, कैसा क्या है। एम्प्लॉय की ड्यूटी होती है कि उसको जो भी उसको जॉब में काम करना है उसे वो अचीव करे। ट्रेड यूनियन क्या करता है, ट्रेड यूनियन एक एम्प्लॉई की तरफ से होते, एम्प्लॉयज़ की तरफ से होते हैं, जो कि एम्प्लॉई के हक में बात करते हैं। ये यूनियन होती है, ठीक है। एंड गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं हर उस पर दबाव रहता है। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। ये जितने लॉज बने हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये इन्फोर्स करती है सब पर, सबको अपनी अपनी ड्यूटी निभाने के लिए। तो ये हमारा बेसिक इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में, इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है, ठीक है। इसकी आपने कई बार कई डेफिनेशन सुनी होगी कि रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, ऐसे करके ये सारी कई डेफिनेशंस होंगी जो आपने सुना होगा। बट बेसिक यही है इनका। आइए हम अब स्टार्ट करते हैं अप्रोच के साथ कि अप्रोच क्या है। पहला है हमारा, यहाँ करीब 6, 7, 8 तरीके की अप्रोचेज हैं। पहला है हमारा यूनिटरी अप्रोच। तो यूनिटरी अप्रोच के बारे में देखिए, नाम ही सजेस्ट करता है। यूनिटरी मतलब एक होना, ठीक है। यूनिटरी मतलब एक होना। दैट मीन्स कि यहाँ पर देखिए एक बिग फैमिली, जो इंडस्ट्री है जिसमें एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ट्रेड यूनियन है, ये सारी एक फैमिली की तरह है। और इसमें होने वाले डिस्प्यूट को गलत माना जाता है, खिलाफ में माना जाता है किसी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, या उसके जो भी उनका मिशन या ऑब्जेक्टिव है उसके खिलाफ माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे है, द बेसिक अजम्पशन इन यूनिटरी अप्रोच इज दैट एवरीवन बेनिफिट्स विच व्हेन द फोकस इज ऑन अ कॉमन इंटरेस्ट एंड प्रमोशन ऑफ हार्मनी। यहाँ पे हार्मनी की बात की जा रही है। किसी भी तरीके का डिस्कॉर्ड, ठीक है, हार्मनी के अगेंस्ट होता है। IR दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन इज ग्राउंडेड ऑन म्यूचुअल कॉपरेशन, मतलब आपस में एक दूसरे से मिलजुल के, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड टीम वर्क एंड शेयर गोल्स, मतलब हर एम्प्लॉय का इंडिविजुअली ध्यान रखा जाए, टीम वर्क जो टीम है उनका ध्यान रखा जाए, जो उनके गोल्स हैं वो कॉमन हो। मतलब कि ये आप प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे फ्योल के, आपने अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पर एक उनके जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स उसमें ये आया है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट के साथ जोड़ा जाए, ठीक है। फिर है, वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट इज सीन एज ए टेम्पररी एबरेशन रिजल्टिंग फ्रॉम पुअर मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ और द मिसमैच बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ठीक है। ये अगेन वही बात है कि जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है इसको टेम्पररी देखा जाता है, और ये कहीं ना कहीं जो पुअर मैनेजमेंट होगा जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, ये माना जाता है यूनिटरी अप्रोच में। नाउ कम टू द नेक्स्ट अप्रोच इज प्लूरलिस्टिक अप्रोच। ये अप्रोच को जो है हम ऑक्सफोर्ड अप्रोच के नाम से भी जाते हैं। फ्लैंडर्स द्वारा इसको 1970 में propound किया गया था। एंड द अप्रोच एक्सप्लेन दैट मैनेजमेंट एंड ट्रेड यूनियन आर डिफरेंट एंड robust subgroups which unanimously form the organization
देखिए ये अप्रोच जो है आपकी यूनिटरी जो अप्रोच है उससे डिफरेंट है। यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये आपके ये जो सब ग्रुप्स हैं इनको यहाँ वहाँ पे एज ए फैमिली, एज ए बिग फैमिली लिया, यहाँ पे सब ग्रुप कंसीडर किया गया है। दैट मीन्स कि यहाँ पर बोला गया है कि एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉई हो या अदर जो भी आपके जो अदर एजेंट्स हैं वो एज ए सब सिस्टम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और इनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो भी मैनेजमेंट या ट्रेड यूनियन के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसे उन्होंने जो है डिस्ट्रक्टिव नहीं मान के उन्होंने उसे ये कहा है कि ये कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। मतलब अगर ये कॉन्फ्लिक्ट कंस्ट्रक्टिव होगा, अगर इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट से कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें निकलेंगी, जिससे प्रॉब्लम्स पता चलेंगी, प्रॉब्लम्स का सल्यूशन होगा, जिससे कि सल्यूशन कहीं ना कहीं बेहतर से बेहतर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लेके जाता है। तो यहाँ पे ये अप्रोच कहती है, देखिए बेसिक एम्फेसिस ऑन द प्लूरलिस्टिक अप्रोच इज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए कोलिशन ऑफ इंटरेस्टेड ग्रुप हेडेड बाय द टॉप मैनेजमेंट विच सर्व द लॉन्ग टर्म नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल बाय पेइंग ड्यूज कंसर्न टू ऑल द इंटरेस्ट ग्रुप अफेक्टेड एम्प्लॉय, शेयर होल्डर, कंज्यूमर, सोसाइटी। इसमें ये कह रहा है कि इसका बेसिक अप्रोच है कि जो हेड है मैनेजमेंट उसका वो लॉन्ग टर्म नीड देखता है ऑर्गेनाइजेशन की, और इंडिविजुअली अलग अलग ग्रुप पर पूरा अपना कंसर्न देता है, जो कि एम्प्लॉयज़ हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, सोसाइटी हो गए। फिर ये अप्रोच अज्यूम दैट द लेबर एंड मैनेजमेंट हैव कॉन्फ्लिक्टिंग, लेबर और मैनेजमेंट के कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं, बट सच कॉन्फ्लिक्ट आर नॉट ओनली नेचुरल बट इवन नेसेसरी बिकॉज इट इज़ ओनली competing social forces which can constrain and check the exercise of absolute power। वही मतलब कि अगर इनके बीच कोई भी कंस्ट्रेंट है, कोई भी विवाद है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये एक डिस्ट्रक्टिव ना होकर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं एक बेहतर से बेहतर पॉलिसी और पावर को इवॉल्व करती है। ठीक है, यहाँ पे नेगोशिएट होना चाहिए। यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रिलेशन में कंसाइलेशन और ये जितनी आपने अभी आप आगे टेक्निक्स देखेंगे, कलेक्टिव बार्गेनिंग बेस्ट मेथड है इस अप्रोच के लिए। ठीक है, आगे हम चलते हैं मार्क्सिस्ट अप्रोच, आगे हम चलेंगे डुनलॉप सिस्टम थ्योरी। ये 1958 में इन्होंने प्रपोज्ड की थी, ये सिस्टम थ्योरी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने बनाया, उन्होंने यहाँ पर कई सारे फैक्टर्स बताए, जिसमें ये जो एम्प्लॉय हो गए, एम्प्लॉयर हो गए, इन्हें एज ए एक्टर्स बताया गया है। ठीक है, तो देखिए, एन इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम एट एनी टाइम इन इट्स डेवलपमेंट इज रिगार्डेड एज कंप्राइज्ड ऑफ सर्टेन एक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे बहुत सीधी सी पॉइंट है यहाँ पे कि कुछ एक्टर्स हैं, कोई कुछ कॉन्टेक्स्ट है और कुछ आइडियोलॉजी है विच बाइंड्स द इंडस्ट्रियल relation system together in the body of rules created to govern the actor at a workplace and work community। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ एक्टर्स हैं, कुछ इनके कॉन्टेक्स्ट हैं और इनकी आइडियोलॉजी है, ये सारे मिलके एक फैक्टर्स हैं, ये सारे जो एक दूसरे से बांध के रखते हैं, और ये चीज़ आपकी वर्क प्लेस या वर्क कम्युनिटी में जो है एक देखिए क्या होता है कि जब आप 2-4 लोगों मिल के काम करते हैं तो कहीं ना कहीं ये मिल के एक टीम को बना लेते हैं। ठीक है, ये इनकी एक टीम बन गई। ठीक है, अगेन इनकी टीम 2 बन गई, अगेन इनकी यहाँ पे टीम 3 बन गई, ऐसे करके टीम बन जाती है। तो हर टीम का अपना एक सेट ऑफ रूल्स बन जाता है। ठीक है, वो सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। आपने देखा होगा कि आप कॉलेजेस में थे या प्रोजेक्ट करते रहे होंगे, तो एक ग्रुप बन जाता है, आप एक टॉपिक डिसाइड करते हैं, वो आपके ग्रुप का एक अपना सेट ऑफ रूल्स, एक इनफॉर्मल एक रूल्स बन जाते हैं। ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग काम करते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे वही कहना चाह रहे हैं कि एक इंडस्ट्री में जब एक काम दिया जाता है, अलग अलग है, वो एक रूल्स बनाते हैं कि उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे सब सिस्टम है, वहाँ काम करते हैं। देखिए, फिर वो ये कह रहा है कि हायरार्की ऑफ मैनेजर एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव इन सुपरविजन। उन्होंने कहा कि ये 3 चीज़ यहाँ पर जाके अल्टीमेटली फॉर्म हो जाती हैं। देखिए, ये क्या रहेंगे, ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे पर इंडिपेंडेंटली एक सोशल सिस्टम है, इनके अपने जो बिहेवियर होंगे, एक्शन होंगे, वो कहीं ना कहीं मैटर करते हैं। ठीक है, तो देखिए, हायरार्की ऑफ मैनेजर एंड देयर, यहाँ पे हायरार्की आ जाएगी। फिर हायरार्की ऑफ वर्कर एंड एनी स्पोक्स पर्सन, स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट एजेंसी, ठीक है, क्रिएटेड बाय द फर्स्ट प्राइवेट एजेंसीज। ठीक है, यहाँ पे ये 3 एक्टर्स हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, जो बेसिक है कि आपका एक तो मैनेजर हो गया, एक वर्कर हो गए
और एक गवर्नमेंट हो गई इन शॉर्ट। फिर हम आते हैं नेक्स्ट मार्क्सिस्ट अप्रोच पे। देखिए तो ये मार्क्सिस्ट के बारे में आपने कई जगह कई सोशल थ्योरीज भी पढ़ रखी हैं। वो हमेशा क्या बात करते थे, इनका ये मानना था कि किसी भी कंट्री में गरीब या अमीर नहीं होना चाहिए, सब पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए। यही चीज़ इनकी थ्योरी में भी आप देखोगे। इनका ये मानना है, इन्होंने क्या किया कि सोसाइटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनाई, एक लेबर सोसाइटी बनाई। ठीक है, तो इनके जहाँ भी आप इनके अलग अलग सोशोलॉजी में भी पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं 2 टर्म्स आते ही आते हैं। मार्क्सिस्ट अप्रोच का एक कॉमन पॉइंट रहा है। तो जब भी इसी तरीके की बात हो, आपने अप्रोच नहीं भी पढ़ी हो, पर यहाँ पे कैपिटलिस्ट आ गया, लेबर्स की बात हो गई, जहाँ पे इक्वलिटी हुई कि जो आपका जो पैसा होना चाहिए या रिसोर्सेज होना चाहिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, तो आप समझ जाना कि इनकी बात हो रही है। तो देखिए, द कॉन्फ्लिक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी विच इज बेस्ड ऑन क्लासेस। ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, उन्होंने 2 क्लास बताई, लेबर क्लास एंड कैपिटल क्लास। कैपिटलिस्ट हैव एसेंशियली डिफरेंट इंटरेस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड दीज इंटरेस्ट आर कॉन्फ्लिक्टिंग। ठीक है, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल हैज़ बीन टू इन्हांस प्रोडक्टिविटी बाय गेनिंग कंट्रोल ओवर द लेबर प्रोसेस। ये कह रहे हैं कि 2 क्लासेस हो गई, एक हो गई कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट मान लीजिए जिनके पास पैसा है, एक हो गया लेबर जो दूसरों के लिए काम करे जिनके पास पैसा नहीं। तो ये कह रहे हैं जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है ये क्या करते हैं कि ये रिसोर्सेज को अर्न करते हैं, अपना प्रॉफिट बढ़ाते हैं, कैसे? इन पे कंट्रोल करके। ठीक है, इन पे कंट्रोल करके, किन पे? लेबर पे इनका कंट्रोल रहता है, मतलब इनके अंदर कई सारे लेबर काम करते हैं। ये इन पर अपना कंट्रोल मेंटेन किए हुए हैं, तो ये वहाँ ये कह रहे हैं। ठीक है, एंड द वेजेस ऑफ द लेबर आर सीन एज ए कॉस्ट। एंड यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए आपने अभी आप अकाउंट्स पढ़ोगे ना, तो ध्यान देना जब वो सैलरी या वेजेस दिया जाता है तो इट इज़ कंसीडर्ड एज ए एक्सपेंसेस। आपने अगर अकाउंट्स पढ़ लिया होगा तो आपको पता होगा कि जो भी सैलरी और वेजेस दिया जाता है वो एज ए एक्सपेंसेस कवर किया जाता है। इट इज़ एन एक्सपेंसेस फॉर द कंपनी। यहाँ पे भी वो यही कह रहे हैं कि जो कैपिटलिस्ट हैं वो जो लेबर को पैसा देते हैं, सैलरी इंसेंटिव्स देते हैं, दिस इज एक्सपेंसेस। आपको पता होगा कॉस्ट टू CTC पैकेज, जिनने जॉब की होगी उनका CTC लगता है, दैट इज़ कॉस्ट टू कंपनी। वो क्या है? वो एक्सपेंस है कंपनी के लिए। यहाँ भी वो यही बात बोल रहे हैं। एंड देयरफॉर मेक्स अटेम्प्ट टू मिनिमाइज इट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है बाय प्रॉफिट अर्निंग के लिए, तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि ये काम कर रहे हैं कि पैसा जो है यहाँ पे ये काम कर रहे हैं कि ये जो पैसा है वो मिनिमाइज कर दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, लेबर बीइंग अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शुड बी हायर्ड सो लॉन्ग इट कैन जनरेट प्रॉफिट। तो कुल मिला के ये थोड़ा कैपिटलिस्ट सोसाइटी के आप देखोगे तो थोड़ा सा इनका ये अप्रोच पॉजिटिव नहीं रहा है। वो लेबर्स के हक में लेके बात की। उनका ये कहना है कि जो भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो लेबर्स पर उनसे काम कराती है, उसे एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मानती है और उनको वेजेस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी में। ठीक है, कंपनी का क्या वेरिएबल कॉस्ट और ये आपके फिक्स कॉस्ट होते हैं। कंपनी चाहती है कि वो कम से कम कॉस्ट करे और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट अर्निंग लाए, तो यहाँ भी वही बात हो रही है। ठीक है, तो उन्होंने एज ए लेबर को समझ लिया है एंड वहाँ चाहते हैं कि सैलरी और वेजेस कम से कम दिया जाए ताकि कंपनी का एक्सपेंसेस कम हो। ठीक है, यहाँ पे इनका जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है वो यही रहा है। तो ये कह रहे हैं कि इनके बीच में, तो ये थ्योरी का मतलब है कि इनके बीच में कहीं ना कहीं एक गैप हमेशा रहता है। और ये गैप क्यों बना है? क्योंकि सोसाइटी में डिवीजन एज ए कैपिटलिस्ट और लेबर सोसाइटी का। ठीक है, और इनका ये कहना है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच जो अराइज होता है ना, इनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? इसको सॉल्व कर सकती है गवर्नमेंट इंटरवेंशन के द्वारा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आपने पढ़ा होगा कि वेजेस रेम्यूनरेशन के लिए कई वेजेस पॉलिसी बनी है, अभी आप पढ़ेंगे, मैं डिस्कस भी करूँगी। तो ये सब क्यों बनाया गया? ताकि कोई भी लेबर्स का हक का पैसा ना खाए। भाई जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत का वो उनको पैसा मिले। ठीक है, यहाँ पर ये बात हो रही है। तो नेक्स्ट हमारी अप्रोच है
गांधीयन अप्रोच, देखिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गांधीयन अप्रोच, अब आप गांधी जी के नाम से भी जानते हो कि गांधी जी ने हमेशा नॉन वायलेंस की बात की है। वो ऐसा नहीं था कि वो कैपिटलिस्ट की बात करते थे या लेबरर की बात करते थे, वो ये बात करते थे कोई भी काम हो शांतिपूर्ण हो, अहिंसावादी काम की बात करते थे। तो यहाँ भी उनका वही है। अब यहाँ पे गांधी जी बिलीव दैट ऑल मनी एंड प्रॉपर्टी ओरिजिनली बिलोंग्स टू सोसाइटी, ठीक है, जितना भी पैसा प्रॉपर्टी है संसार का वो सोसाइटी का है, दैट मीन्स वो सबका है। एंड दोज हु आर परचेजिंग इट आर ओनली द ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी हुज ड्यूटी इज टू इंक्रीज द अर्निंग एंड वैल्यू ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी। मतलब कि ये जितना जो भी जिनके पास भी एक्वायर कर रखा है प्रॉपर्टी या मनी या रिसोर्सेज को, वो उसके ओनर ना होके वो उसके ट्रस्टी हैं, मतलब वो उनकी जिम्मेदारी है उनके ऊपर और उसे बढ़ाना उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये यहाँ पर वो कह रहे हैं। तो आईआर थ्योरी बेस्ड ऑन हिज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस एंड नॉन पोजेशन, ठीक है, अपर गृह की बात करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रस्टीशिप ऑन विच हिज फिलोसफी ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन रेस्ट, ठीक है। फिर वहीं पे यहाँ पे वही नॉन कॉपरेशन और ट्रस्टीशिप यहाँ पे कह रहे हैं द फिलोसफी प्रिज्यूम्स दैट द peaceful coexistence of capital and labor which call for the resolution of conflict by non-violent non-cooperation, that is सत्याग्रह, which actually amount to peaceful strike in ordinary parlance। देखिए इस थ्योरी के हिसाब से गांधी जी ने पूरे टाइम जो भी अपने जीवन का योगदान था उन्होंने हमेशा अहिंसा की बात की, ठीक है। उन्होंने कहा कि कई कई जगह जब आपकी बात ना मानी जाए तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, सत्याग्रह की बात की। कई उनके जितने मूवमेंट थे वही इनके थ्योरी पे दिखते हैं, ट्रस्टीशिप थ्योरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत छोटा सा बात यह है कि लेबर्स कोशिश करें कि वो किसी भी तरीके की स्ट्राइक पे ना जाए। मतलब उन्होंने दो गाइडलाइन दी, लेबर और एम्प्लॉयर के लिए एक गाइडलाइन दी, एक गाइडलाइन उन्होंने लेबर के दी। तो लेबर के लिए क्या दी कि आप जो है स्ट्राइक पर, यहाँ पे उन्होंने गाइडलाइन दी कि स्ट्राइक पर आप नहीं जाएंगे, ठीक है। आप किसी भी तरीके को लॉकआउट मतलब लॉकआउट कह रही हूँ, किसी भी तरीके का स्ट्राइक नहीं दिखाएंगे या घेराव नहीं करेंगे, ठीक है, इन्होंने कहा। और अगर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए तो विद ड्यू परमिशन अथॉरिटी से आप लेकर अपना विरोध दिखाएं, लेकिन एक अहिंसा मतलब आपके ये नॉन वायलेंट होकर, ठीक है। एम्प्लॉयर के लिए जिम्मेदारी बताई कि भाई आप जो है म्यूचुअल डिस्कशन से या कंसाइलेशन ऑफिसर के थ्रू या थर्ड पार्टी के थ्रू बैठ कर अपने बीच का आपस का जो भी मतभेद है वो सुलझा लें, ताकि नौबत स्ट्राइक के लिए नहीं आए। लेकिन अगर स्ट्राइक चाहते हैं या कुछ भी है तो उन्हें पीसफुल वो स्ट्राइक करने दिया जाए, उनकी बात सुनी जाए। ये गांधीयन अप्रोच है इंडस्ट्रियल रिलेशन में। फिर आता है सोशियोलॉजिकल अप्रोच। एज नेम सजेस्ट कि ये सोसाइटी की बात हो रही है, कहीं ना कहीं सोसाइटी वैल्यू सिस्टम, कस्टम्स, आपके एथिक्स, मॉरल्स की बात यहाँ पर हो रही है। तो देखिए यहाँ पर ये अप्रोच कहता है कि वेरियस सोशियोलॉजिकल फैक्टर लाइक वैल्यू सिस्टम, कस्टम्स, नॉर्म्स, सिम्बल्स, attitude and perception of both labor and management that affect the industrial relation in varied ways। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक एनजीओ है और एक प्रॉफिट अर्निंग कंपनी है, या हम दो कंपनी के यहाँ डिस्कशन ले सकते हैं कि एक रिलायंस ग्रुप है और एक टाटा ग्रुप है, ठीक है। तो आपको रिलायंस ग्रुप भी चैरिटी करता है, टाटा ग्रुप भी चैरिटी करता है, बट टाटा ग्रुप की चैरिटी या उनका जो या टाटा ग्रुप की जगह हम एक CIL को ले सकते हैं, ठीक है, कोल इंडिया की कंपनी को ले सकते हैं, या कोई भी आपका ONGC ले लीजिए, कोई भी जो गवर्नमेंट कंपनी है उसे PSU के ले लेते हैं। देखिए PSU का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, PSU का ऑब्जेक्टिव होगा प्रॉफिट अर्निंग, बट अलॉन्ग विद उनको सोसाइटी में प्रॉपर उनका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उनका जो ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखें, प्लस वो ये ध्यान रखें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक हेल्प कर सके, लोगों को ज़्यादा ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सके, रिसोर्सेज अवेल कराएं। बट जो प्राइवेट कंपनी होती है उनका काम होता है प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है। वो बेसिकली उनकी जो गोल होगा, उनका जो आप मिशन विजन पढ़ोगे, दैट इज़ वो कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की बात करते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना क्या है
कि जो PSUs के वैल्यू सिस्टम होंगे, कस्टम्स होंगे, इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी प्राइवेट कंपनीज, कहीं ना कहीं अलग मैटर करते हैं। ठीक है, फिर तो इम्पैक्ट ऑफ वेरियस चेंजेस इन वर्क एनवायरनमेंट। फिर देखिए क्या होता है, 3 तरीके के एनवायरनमेंट आप पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्निकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल। थोड़ा भी पॉलिटिक्स चेंज होती है तो बिजनेस में बहुत इफेक्ट पड़ता है। आपको पता है शेयर मार्केट में काफ़ी जो है हलचल सी मच जाती है जब पॉलिटिक्स थोड़ा भी हिलता डुलता है, भयंकर ही सेंसेक्स हिलता है हमारा। टेक्निकल चेंजेस देखिए क्या है, आज साइंस का ज़माना है, चीज़ें टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे वो करते हैं। आप इसका बहुत गुड एग्जांपल ये रहा कि जब कंप्यूटर को कंपनी में डाला गया, कंप्यूटराइज करने की कोशिश की गई, तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने बहुत विरोध किया कि भाई ये गलत है, आप कंप्यूटर से काम करा रहे हैं, हमारी जॉब जा सकती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ, मशीनीकरण हुआ, तब भी यही क्वेश्चंस आए। तो लोग एडेप्ट नहीं करते हैं नई चीज़ों को, टेक्निकल जो न्यू इन्वेंशंस होते हैं उन्हें एडेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ये भी एक रेजिस्टेंस होता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है। इन द सेम वे हमारी जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, तो क्योंकि आप एक इकोनॉमी में रह रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, बिजनेस चलाने के लिए आपको प्रॉफिट अर्न करना भी ज़रूरी है, तो वो भी इफ़ेक्ट करती है। तो ये सारे फैक्टर कंपनी को इफेक्ट करते हैं। कंपनी में अगर कोई एक सिंगल, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं और ये आपके हाथ में नहीं होता। आप इंटरनल फैक्टर को तो कंट्रोल कर सकते हो, पर एक्सटर्नल के साथ आपको एडजस्ट करना होता है। ठीक है, दो द वर्कर कैरी आउट देयर जॉब इन अ गिवन इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट एंड देयर वर्क बिहेवियर इज लार्जली मॉनिटर्ड बाय अ फोरेस्टेड सोशल फैक्टर। ठीक है, differences in individual attitude behavior create problem of conflict and competition among the member of individual society। ठीक है, अगेन वही, नए लोग आए हैं, पुराने लोग काम कर रहे हैं, नए लोग भाई टेक्निकली अपडेटेड है, पुराने लोग नहीं अपडेटेड है, तो इनके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ के बीच में। आप तो ये सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं साइकोलॉजिकल अप्रोच। साइकोलॉजी मीन्स कि आप क्या सोचते हो, ठीक है, आपके अंदर का क्या एटीट्यूड है, क्या आपकी थिंकिंग अप्रोच है, ये साइकोलॉजी की बात है। तो कहीं ना कहीं जहाँ साइकोलॉजी एज नेम सजेस्टेड, ये सारे अप्रोच जैसे ही नाम सजेस्ट करते हैं वैसे ही आप आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन एज अ रिजल्ट ऑफ वेरिंग परसेप्शन माइंडसेट ऑफ द की पार्टिसिपेंट एम्प्लॉयर और मैनेजमेंट। एम्प्लॉयज़ क्या सोच रहे हैं, मैनेजमेंट क्या सोच रहे हैं। देखिए हमेशा मैनेजमेंट ये सोचता है कि एम्प्लॉय काम कम करना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी चाहता है। एम्प्लॉय ये सोचता है कि मैनेजमेंट जो है हमसे ज़्यादा ज़्यादा काम कराता है, उस हिसाब से हमारी मेहनत की सैलरी नहीं देता है। तो यहाँ पर बस यही अप्रोच की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे थीमेटिक एप्लीकेशंस टेस्ट जो मैसन हैरी ने एक की थी, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या किया था, माइंडसेट टू सिग्निफिकेंट वर्क ग्रुप बनाया था एग्जीक्यूटिव के, यूनियन लीडर्स के, एक पर्टिकुलर सिचुएशन दी थी। मैं आपको बता दूं उसमें ये हुआ था, वो कुछ फोटोग्राफ दी गए थे एक मिडिल एज्ड पर्सन की, ऐसे कुछ एक मिडिल एज्ड पर्सन था, उससे कहा गया था कि ये फोटोग्राफी, इसमें आप कमेंट करो। तो क्या हुआ था कि जब कमेंट किया गया था तो जो यूनियन लीडर था वो बोला कि आप इस फोटो को कैसे देखते हो, तो यूनियन लीडर ने इसे एज ए मैनेजर समझा और वाइस वर्सा मैनेजर ने इसे यूनियन लीडर समझा। बस यही वो टेस्ट हुआ था। तो इससे इंटरप्रिटेशन ये निकला था कि मैनेजमेंट और लेबर एक दूसरे को ट्रस्ट वर्दी नहीं समझते हैं। ईच ऑफ द ग्रुप कंसीडर दैट द अदर विल लैक इमोशन इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट्स, जो मैंने आपको भी बताया, बस वही बात हो रही है। दैट इज साइकोलॉजिकल अप्रोच। नाउ कम टू द लास्ट वन, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन, अगेन यहाँ पे आपस में ह्यूमन रिलेशन की बात की जा रही है। इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया था केथ डेविस ने। एंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी, ठीक है, कंप्राइज ऑफ ह्यूमन बींग्स हु vary in various aspect as their behavior, emotions, attitude, mindset and personality, but they have come together to achieve common organizational goal and objectives। वही सेम बात है कि भाई अलग बिहेवियर, इमोशंस, आप अभी तक जो अलग अलग साइकोलॉजी पढ़े या सोशोलॉजिकल फैक्टर पढ़े या जो अदर फैक्टर्स पढ़े, उन सब का आप मान लो भाई ह्यूमन है, दो ह्यूमन हमेशा डिफरेंट होंगे, आप और मैं हमेशा अलग रहेंगे। ठीक है, हमारी सोच अलग होगी, हमारे थॉट प्रोसेस अलग होंगे, उसके पीछे भी कई फैक्टर्स होते हैं अलग होने के। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन सब का ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर का, एक HR मैनेजर की सबसे बड़ी ड्यूटी यही होती है कि डिफरेंट मैनेजरियल जो माइंडसेट है उनको एक करके कॉमन ऑर्गेनाइजेशन का
गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। ठीक है। यहाँ पे कॉपरेशन बाय प्रमोटिंग म्यूचुअल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे क्या है कि हमें भाई हर आदमी का, आप काम कर रहे हो, ABCDE तमाम एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, हर एम्प्लॉय की अपनी इम्पोर्टेंस है, उसे रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। और जब वो रिकग्नाइज होते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं सेल्फ मोटिवेट होते हैं, अपना बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक है। तो टू एनहांस प्रोडक्टिविटी, इस तरीके से प्रोडक्टिविटी इन्हांस की जाती है इंडिविजुअल की एंड सेटिस्फाई साइकोलॉजिकल सोशल इकोनॉमिक नीड ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है गाइज, ये हमारे अप्रोच थे। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। ये बहुत एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आपको कोई भी डाउट हो तो गाइज मुझे कमेंट में आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, हैव ए नाइस डे।